हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम उसमें स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, उसे हम बोलते हैं बेटा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ये एक कलेक्शन होता है बहुत सारे स्टामेंस का, यानी कि मैन स्टामेंस कलेक्टेड टू फॉर्म ए एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर। अब आपको देखना ये कि जो स्टामेन होता है बेटा ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कई बार आपको बताया कि फ्लावर के मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताई थी, सबसे बाहर उसमें एक वर्ल था सेपल का, उसके अंदर था एक पेटल्स यानी कि कलर्ड विंग जो थी फ्लावर की। तो उन पेटल्स के साथ भी ये स्टामेन जो होते हैं वो अटैच हो सकते हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस। यानी कि एपीपेटलस वो स्टामेन हो गए जो कि पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा आपने देखा होगा ब्रिंजल का जो फ्लावर होता है उसमें यही होता है। 11th क्लास में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वहीं अगर हम मोनोकॉट प्लांट की हम बात करें तो मोनोकॉट प्लांट में तो कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल और पेटल में कोई डिफ्रेंसिएशन होता ही नहीं है, तो वहां उसे हम बोलते हैं पेरियंथ। और अगर पेरियंथ के साथ स्टैमेन अटैच है तो उसको हम बोलते हैं बेटा एपीफाइलस। क्लियर। अब आपको देखना यह है कि जो स्टैमेन होते हैं, कई बार बहुत सारे स्टैमेन मैन स्टैमेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद एक बंडल बना लेते हैं, और वो सभी स्टैमेन अगर एक ही बंडल फ्लावर के अंदर बना रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोएडिल्फस, जिसका एक एग्जांपल आपके सामने आता है चाइना रोज का। हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसके फ्लावर में मोनोएडिल्फस स्टैमेन पाए जाते हैं। वहीं डाई एडिल्फस वो कंडीशन होती है जब बहुत सारे स्टैमेन्स दो अलग अलग बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको पी प्लांट में देखने को मिलता है। मटर का जो फ्लावर होता है उसमें दो बंडल होते हैं, और दो में से एक बंडल जो होता है वो 9 स्टामेन का होता है, 9 का, और जो दूसरा बंडल होता है वो अकेले एक स्टामेन का होता है। तो मोनो एडिल्फस कंडीशन किसमें हो गई? चाइना रोज में। डाई एडिल्फस कंडीशन किसमें हो गई? पी प्लांट में, पी प्लांट के फ्लावर। वहीं अगर दो से भी ज्यादा बंडल हैं, स्टामेन के दो से ज्यादा बंडल हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा पॉली एडिल्फस। और पॉली एडिल्फस कंडीशन जो होती है वो आपको सिट्रस फ्लावर में देखने को मिल सकती है। क्लियर। अब सवाल आता है कि जो स्टामेन होता है, एक स्टामेन बना होता है दो अलग अलग पार्ट से, जिसमें से एक को हम बोलते हैं फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। और फिलामेंट जो होता है ये मैंने आपको अभी बताया, या तो पेटल्स के साथ, पेरियंथ के साथ, या फिर थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसी फिलामेंट का जो टर्मिनल हिस्सा होता है वो एक एंथर से जुड़ा होता है। एंथर एक्चुअल में जो होता है बेटा, इसमें दो लोब होते हैं। एंथर जो होता है एंजियोस्पर्म का वो मोस्टली बाइलोब्ड होता है। ये एंथर इज बाइलोब। और जो दो लोब होते हैं, दोनों ही लोब के अंदर दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं इसमें, हर लोब में। यानी कि एंथर के जो दो लोब हैं, दोनों लोब में दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका का मतलब होता है बेटा एनी बॉडी विच इज प्रोटेक्टेड बाय ए सीथ। किसी भी प्रोटेक्टिव सीथ से कवर्ड बॉडी जो होती है उसे हम थीका बोलते हैं। और एक लोब के अंदर ये आपको दो थीका दिखाई दे रहे हैं। अब आपको देखना हो ये कि एंथर बाइलोब्ड हो गया, डाइथीकस हो गया। क्लियर। अब एंथर बाइलोब्ड हो गया, डाइथीकस हो गया। इसमें आपको देखना ये कि जो दो लोब हैं उन दोनों लोब को जोड़ने वाला एक स्ट्राइल टिश्यू होता है। एंथर के दोनों लोब को एक दूसरे से जोड़ने वाला एक स्ट्राइल टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। और ये कनेक्टिव ही वो टिश्यू है जो कि एंथर को फिलामेंट के साथ जोड़ता है। तो कनेक्टिव के बेटा दो काम हो गए। एक तो ये स्ट्राइल टिश्यू है जो कि एंथर के दोनों लोब को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। देखो एक लोब ये है, दूसरा ये, दोनों को जोड़ने वाला ये स्ट्राइल टिश्यू कनेक्टिव है। यानी कि एंथर के दोनों लोब को कनेक्टिव में जोड़ा, वहीं पूरे एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का काम भी यही करता है। और फिलामेंट एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और वो एंथर के पास न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड और वाटर की सप्लाई करते हैं। अब एंथर के बाद आपको बताया कि बाइलोब्ड हो गया, डाइथीकस हो गया। आपको देखना है इसके बाद आपका टॉपिक आता है स्पोरोजेनेसिस।
सॉरी स्पोरोजेनेसिस से पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो दो बाइलोब जो एंथर है इसके अंदर दोनों ही लोब में दो दो स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, यानी कि ईच लोब ऑफ एंथर हैव टू स्पोरेंजियम। अब आपको देखना ये कि जो बाइलोब नेचर होती है एंथर की, उसे अगर आपको ऑब्जर्व करना हो तो एक एंथर का हमें टीएस काटना होता है। टीएस का मतलब क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पार्ट को अगर काटते हैं, मेरे हाथ में ये चौक है, इस चौक की लेंथ ये है, तो इसके राइट एंगल से यानी कि यहाँ से इसको काटते हैं तो वो उसका टीएस ही होगा। इसी प्रकार अगर हम इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें क्लियर कट दो लोब इसके दिखाई देंगे। दो लोब जो होते हैं, ये एंथर जो होता है एक्चुअल में बाइलोब्ड है और दोनों ही लोब में क्या होता है, इसमें एक्चुअल में टेट्रागोनल होता है, यानी कि दोनों लोब में दो दो कॉर्नर्स होते हैं और दोनों ही कॉर्नर्स के अंदर कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। अब आपको बताया कि दोनों लोब के अंदर दो स्पोरेंजियम है, तो स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर यहाँ अब आपको देखनी, यानी कि एंथर में दो स्पोरेंजियम है और एक स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को आपको यहाँ देखना है। तो बेटा स्पोरेंजियम की जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे बाहर सेल्स की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्लियर? एपिडर्मिस को फॉलो करने वाली एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को फॉलो करती हैं डिफरेंट लेयर्स, मैनी लेयर्स, और मैनी क्या कम से कम 3 लेयर होती हैं। उन तीन लेयर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स, और मिडिल लेयर को भी फॉलो करने वाली जो इनरमोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं टैपिटम। तो टैपिटम के बाहर जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये एक्चुअल में माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए एक प्रोटेक्टिव सीथ का निर्माण करते हैं और एंथर के डिहाइसेंस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको देखना ये कि जो टैपिटम होता है ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम इसका होता है। और मोस्टली जो टैपिटम की सेल्स हैं ये बाइन्यूक्लिएट होती हैं। बाइन्यूक्लिएट मतलब 2 न्यूक्लियस उसमें हो सकते हैं, और बाइन्यूक्लिएट के साथ साथ क्या है कि ये टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट की मोस्टली सेल तो डिप्लॉइड होती हैं। अब डिप्लॉइड सेल हैं उनमें एक्चुअल में क्या है कि उसका जो डीएनए है, क्रोमोसोम जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बाद वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, यानी कि हर सेल का जो टोटल डीएनए कंटेंट है वो पहले से डबल हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें एंडोमाइटोसिस का मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। कई बार क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि क्रोमोसोम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, न्यूक्लियस डिवीजन कर चुका है, लेकिन न्यूक्लियस डिवीजन को फॉलो नहीं किया किसने, साइटोकाइनेसिस ने, यानी कि सेल डिवीजन नहीं हुआ, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उस वजह से ये बाइन्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब आप 1 मिनट के लिए 11th क्लास का छोटा सा टॉपिक आपने पढ़ा था कि जो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइटिक। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, अगर मैं मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, इसका मतलब क्या है कि वो प्लांट केवल स्पोर बनाएगा, गैमीट नहीं बनाएगा। तो प्लांट ने फ्लावर प्रोड्यूस किया था, फ्लावर के पास एंड्रोसियम था और एंड्रोसियम के पास एक यूनिट थी जिसका नाम स्टामेन था, स्टामेन के पास एंथर, और एंथर प्रोड्यूस करेगा बेटा स्पोर। क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथर विल प्रोड्यूस स्पोर, और एंथर के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो स्पोर होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्लियर? माइक्रोस्पोर डेवलप होने के बाद पॉलन ग्रेन बनाता है, और पॉलन ग्रेन जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्लांट की दूसरी जनरेशन को, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है और उसने स्पोर की फॉर्म में माइक्रोस्पोर, यानी कि आप उसे पॉलन ग्रेन भी मान सकते हो, उसको बनाया। और पॉलन ग्रेन क्या है? प्लांट की गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो गैमेटोफाइट हो गया। यानी कि अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमीट बनाएगा, इसलिए पॉलन ग्रेन होता है आपका मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पोरोजेनेसिस
यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन। आपको मैंने अभी बताया था कि एक एंथर के दोनों लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ईच लोब ऑफ एंथर हैव टू माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताई थी। इसके बाहर एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है और इनरमोस्ट लेयर है टैपिटम। और टैपिटम के अंदर क्या है, एक पैरेंकाइमेटस मास होता है सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बेटा यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू की ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, दे विल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि MMC। क्लियर? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ये हैं, इनमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, और उस रिडक्शनल डिवीजन के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन के बाद 4 छोटे छोटे हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण करता है, और वो चारों सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि टैपिटम के अंदर जो ये सेल्स हैं, स्पोरेंजियम के सेंट्रल पार्ट में जो लोकेटेड ये में स्पोरोजिनस टिश्यू या इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में ही मियोटिक डिवीजन के बाद बनी जो 4 हैप्लॉइड सेल हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्लियर? बेटा एंथर ने यही माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस किए थे। अब जो माइक्रोस्पोर होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद ये बनाता है पॉलन ग्रेन। कई बार आपका बोर्ड ये पूछ लेता है कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में डिफरेंस क्या है, तो आपको बेटा यहाँ पे बताना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ऑक्यूपाइड सेल्स के मियोटिक डिवीजन के बाद बनने वाली हैप्लॉइड सेल को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। और इसी माइक्रोस्पोर में जब डेवलपमेंट होता है और इसकी सेल माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, एक सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर में माइटोटिक डिवीजन के बाद जब 2 सेल बन चुकी हैं, तब उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब आपको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो बेटा स्ट्रक्चर में आपको देखना ये कि पॉलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सन लेयर। और एक्सन को बनाने वाला एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन में यहाँ पे आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलेनिन जो होता है दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट केमिकल सब्सटेंस है। ये हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को भी टॉलरेट कर सकता है। और इवन आज तक कोई भी एंजाइम ऐसा किसी भी लाइफ में नहीं मिला जो कि इस स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके। ये स्पोरोपोलेनिन जो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर में पाया जाता है, यही वजह है जिसकी वजह से आज भी हमें जमीन के अंदर फॉसिल की फॉर्म में ये पॉलन ग्रेन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? अब बेटा आउटर मोस्ट एक्सन लेयर हो गई, इसको फॉलो करने वाली दूसरी लेयर होती है आपकी इंटाइन लेयर। और इंटाइन लेयर जो होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। क्लियर? एक्सन को बनाया स्पोरोपोलेनिन ने, इंटाइन को बनाया सेल्यूलोज और पेक्टिन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि जो आउटर मोस्ट लेयर थी एक्सन, ये बेटा इर्रेगुलर थी। इर्रेगुलर का मतलब क्या है कि हमेशा पूरे पॉलन ग्रेन को यूनिफॉर्मली कवर नहीं किया था, कुछ छोटे छोटे पोर्स इसमें रह गए थे, उन पोर को हम बोलते हैं जर्म पोर। बेटा जनरली एक पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर पाए जाते हैं। देखो मैंने रिप्रेजेंट किए 1 2 3, तो 3 जर्म पोर यहाँ पे मोस्टली पॉलन ग्रेन्स में पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं? जहाँ पे एक्सन लेयर को बनाने वाला स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, या आप कह सकते हो जहां पे एक्सन लेयर एब्सेंट है। अब आपको देखना ये है कि इनर लेयर जो है इंटाइन, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है, वो होती है बेटा रेगुलर लेयर होती है। रेगुलर का मतलब यूनिफॉर्मली उसको पूरे जो पॉलन ग्रेन है उसको कवर करती है। आगे हमको देखना ये है कि इंटाइन के भी अंदर एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो सेल है
ये माइटोटिक डिवीजन के बाद दो अनइक्वल साइज सेल बनाती है, जिसमें स्मॉल सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, जो कि फ्यूचर में अब दो मेल गैमीट का निर्माण करेगी, और जो लार्ज सेल है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो स्पोरोपोलेन या एक्सिल लेयर जो है वेरी हार्ड होती है, ये टफ होती है, इसका एक एडवांटेज मिलता है, और एडवांटेज कब मिलता है? जब ये पॉलिनेशन के बाद पूरा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंच जाता है, तो उस समय जर्म पोर के थ्रू ही जो लार्ज सेल है वेजिटेटिव, वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और स्टाइल को क्रॉस करते हुए ओवरी में पहुंचती है। तो उस ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए ये हार्डनेस ऑफ एक्सन लेयर ही जिम्मेदार है। एक्सन अगर हार्ड नहीं होती तो इसके थ्रू निकलने वाली जो सेल है वो सेल की फॉर्म में पूरी, अगर यहाँ से देखिए ये सेल अगर बाहर आती और स्पोरोपोलेन जो है या एक्सन जो है सॉफ्ट होती तो यहाँ से हट जाती और पूरी सेल बाहर आ जाती और ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि हार्डनेस ऑफ एक्सन फैसिलिटेट द ट्यूब फॉर्मेशन। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद आपको देखना ये है कि जो मोस्टली एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें मोस्टली कितने, करीब 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें ये 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है एंथर से। यानी कि 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन अपने माइक्रोस्पोरेंजियम से यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और कहाँ से रिलीज होगा? ये बेटा दोनों जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में यहाँ पे एक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम के थ्रू ही एंथर का डिहाइसेंस होता है और वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। क्लियर? आपको देखना है कि जो बाकी बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल थी, जो स्मॉल जनरेटिव सेल थी, ये डिवीजन करती है एक और बार माइटोटिक डिवीजन, और उसके बाद 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल, यानी कि 3 सेल्ड स्टेज अगर है तो वो करीब 40% प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज में ही ये पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, और मोस्टली जो 60% एंजियोस्पर्म है वहां पे 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। अब आपको देखना बेटा ये है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने एंड्रोसियम पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी एक यूनिट पढ़ी थी स्टामेन। स्टामेन जो थे वो अलग अलग टाइप के थे, एपीपेटलस हो सकते थे, एपीफाइलस हो सकते थे, और बहुत सारे स्टामेन बंडल बना रहे थे तो एक ही बंडल हो सकता था, 2 बंडल भी हो सकते थे, 2 से ज्यादा भी हो सकते थे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, ब्रिंजल के केस में एपीपेटलस कंडीशन होती है, और जो मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं जैसे कि लिली प्लांट है उसमें एपीफाइलस कंडीशन पाई जाती है। मोनोएडिफस कंडीशन किसमें पाई जाती है? चाइना रोज में मैंने आपको बताई थी, हिबिस्कस के प्लांट में। डाई एडिफस कंडीशन पी प्लांट में होती है, और जो पॉली एडिफस कंडीशन जो होती है वो सिट्रस प्लांट में पाई जाती है। अब इस स्टैमेन के बाद मैं आपको बताया था एंथर के बारे में। एंथर क्या था? बाइलोब्ड था, डाइथिकस था। क्लियर? और डाइथिकस या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? केवल एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को करने के बाद। क्लियर? एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। टैपिटम मैं आपको बताया था कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये बाइन्यूक्लिएट कंडीशन या टेट्राप्लॉइड भी हो सकती है। क्लियर? बाइन्यूक्लिएट कंडीशन क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया बट साइटोप्लाज्म के डिवीजन ने न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो नहीं किया। अब आपको देखना है कि स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, ये एक्सन आउटर मोस्ट लेयर, इंटाइन इनर लेयर, और उसके भी अंदर जो उसका सेल था उसने डिवीजन किया, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन किया। इसके बाद बेटा आपको देखना ये है, एक और कंडीशन आती है पॉलन ग्रेन से रिलेटेड, एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं एलर्जी। तो बेटा एक एलर्जी आप जानते हो हमारी बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है किसी भी हार्मलेस सब्सटेंस के लिए। तो वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या है कि इसका एक आपको यहाँ पे आपकी बुक ने एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया है कि एक प्लांट होता है पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम जनरली कहते हैं कैरेट ग्रास या गाजर घास। उसको बेटा इंडिया में इंपोर्ट कर लिया था गलती से। इंपोर्ट कैसे किया गलती से? इंडिया ने फ्रीडम के बाद, यानी कि
1950 या उसके बाद क्या है कि मैक्सिको से ग्रेन खरीदा था, गेहूं खरीदा था, और उसी गेहूं के साथ कॉन्टामिनेटेड फॉर्म में इस पार्थेनियम के सीड इंडिया में आ गए थे, और वो आज पूरे ऑल ओवर जो व्हीट ग्रोइंग जो रीजन है इंडिया का, पूरे रीजन में ये प्लांट पाया जाता है, और इसके जो पॉलन ग्रेन हैं वो हाईली एलर्जिक होते हैं, और इससे कई बार क्या है कि एलर्जी के केस में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन देखने को हमें मिल सकती है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, देखो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, आप पढ़ चुके हो, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया डिवीजन के बाद दो ब्रोंकस बनाता है, ब्रोंकस लंग्स में एंट्री करते हैं तो वहां पे सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, फाइनली छोटी छोटी ट्यूब्स बनती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इन ब्रोंक्यूल्स में या सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस में कई बार क्या होता है, उसकी वॉल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, और एयर को पास होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, यानी कि ब्रोंकस के अंदर जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता, पतला हो जाता, प्रॉपर स्पेस उसको एयर को पास होने के लिए वहां पे नहीं मिल पाता। ऐसे में सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद आपको देखना है बेटा न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, प्रोटीन इनमें होती है, विटामिन इसमें होती है, मिनरल्स इसमें होते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोप की जो कंट्री हैं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप या टैबलेट। तो पॉलन की जो सिरप होती है, पॉलन ग्रेन की जो टैबलेट्स होती हैं वो न्यूट्रिशियस होती हैं, और जो एथलीट्स होते हैं या रेसिंग हॉर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव भी किया जा सकता है बाय कंज्यूमिंग द पॉलन सिरप और पॉलन टैबलेट्स। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी देखने को, ये देखना ये है कि पॉलन के जो प्रोडक्ट होते हैं किस फॉर्म में है, टैबलेट की फॉर्म में है और सिरप की फॉर्म में, और इनको कंज्यूम करने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो प्लेयर की जो एथलीट्स होते हैं या रेसिंग हॉर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट में बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद उसमें जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब रिलीज होगी, और पॉलन ट्यूब स्टाइल को क्रॉस करते हुए ओवरी के ओव्यूल में जाएगी, और वहां पे वो फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन करेगी। तो कितने टाइम तक, एंथर से रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक ये पॉलन ग्रेन एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन करा सकता है, यानी कि एक लिविंग स्टेज में कब तक पॉलन ग्रेन होता है, ये इसकी वायबिलिटी होती है। और कुछ प्लांट जो होते हैं जैसे कि सीरियल्स है, गेहूं का पेड़ है, चावल का पेड़ है, उसके केस में ये करीब आधे घंटे तक पॉलन ग्रेन वाइबल रहते हैं। वहीं कुछ और जो डाइकॉट की जो कुछ फैमिली है, सोलेनेसी आलू की फैमिली है, रोजेसी यानी कि गुलाब की फैमिली है, एक और होती है पल्सिस की फैमिली, लेग्यूमिनेसी, उसके केस में क्या है, महीनों तक पॉलन ग्रेन वाइबल होता है। क्लियर? ऑब्जर्व करना बेटा। वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसको भी पढ़ना, और उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में जरूर आएगा। लेक्चर वीडियो देखने के बाद बुक जरूर पढ़ना। ओके, थैंक यू।